हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक। इस वाली वीडियो हम देखने वाले हैं फाइनेंस फॉर एवरीवन का यूनिट नंबर सेकंड का लेसन नंबर सेकंड हिंदी में। यहाँ पर आप इंडेक्स देख सकते हो और इंडेक्स के अंदर में आप देख सकते हो यूनिट नंबर जो फर्स्ट है उसका लेसन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है हो चुका है, यानी कि यूनिट नंबर जो 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यूनिट नंबर 2 में अपना जो लेसन नंबर 1 है ये हो चुका है और लेसन नंबर जो 2 है वो इस वाली वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि यूनिट नंबर जो 2 है वो भी अपना यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा इसी वीडियो में। यूनिट नंबर जो 3 की बातचीत है वो हम अगले वीडियो में जो है वो करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आप सबसे पहले अगर आपको कुछ पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। यहाँ पर जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो है कि आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है ये ज्वाइन कर लेना है। इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आने वाले समय में आपको इसमें जो है बढ़िया बढ़िया जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेगी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट। ठीक है, तीसरी जो बातचीत है वो है यहाँ पर फ्री नोट्स जो है आपके www.eklavyaSnatak.com पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। कुछ नोट्स जो है हमने इसमें डाल दिए हैं और फ्यूचर में हम इसमें और जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, और अगर आपको जो नोट्स चाहिए वो इस पर नहीं डाले हुए हैं तो आप इंस्टाग्राम पे या इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। हाँ, आपके लिए जो वो नोट्स है वो प्रोवाइड कराने की यहाँ पर जो कोशिश है वो करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है फाइनेंस द बिजनेसेस। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो व्यवसाय होते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर जो है पैसों से संबंधित मदद करने की जो बातचीत है वो की जा रही है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या जो बातचीत है वो यहाँ पर बताई जा रही है। जो बैंक है वो बैंक जो है व्यक्तियों से लेकर बड़े बड़े जो संस्थाएं हैं उनको भी जो यहाँ पर जो है पैसे देती है। ठीक है, पैसे देकर उनको यहाँ पर जो अलग अलग स्तरों पर जो है मदद करती है। जो अर्थव्यवस्था है अपनी उसके भी जो स्तर है वो यहाँ पर सुधारते हैं। देखिए, जो बैंक होता है मैंने आपको बताया था, बैंक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, वो व्यक्तियों को भी लोन देती है, आपको पता है। ठीक है, इंडिविजुअल्स को भी लोन देती है वो। ठीक है, और जो बिजनेसेस है उनको भी लोन देती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बिजनेसेस को लेकर चल रहे हैं। तो बिजनेसेस को लोन देती है, जैसे मान के चलिए जो कोई बिजनेस है उसको कोई दिक्कत आ रही है यहाँ पर किस चीज़ में, अपने कर्मचारियों को सैलरी देने में। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप जो है लोन ले सकते हैं बैंक से और कुछ समय के लिए जो है यहाँ पर चीज़ों को चला सकते हैं और जब आपका बिजनेस अच्छा चलने लग जाए तो बैंक को वापस कर सकते हैं। इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए, जो गाड़ियाँ वगैरह होती है बिजनेस के अंदर में उसको चलाने के लिए, और बिजनेस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कच्चा माल खरीदने के लिए, उससे तो वो फिर फाइनल गुड्स बनाते हैं और उसके बाद जो है बेचते हैं। ठीक है, तो कच्चा माल खरीदने के लिए उसके लिए जो पैसे लगते हैं वो पैसे, ठीक है, बिजनेस के लिए जो भी जरूरी उपकरण है उनको खरीदने के लिए यहाँ पर जो है बैंक जो है वो बिजनेसेस को यहाँ पर फाइनेंस करता है। ठीक है, जिसको यहाँ पर बिजनेस फाइनेंस जो है वो कहा जाता है। ठीक है, बैंक जो है बिजनेस को यहाँ पर लोन प्रोवाइड कराती है। आगे आपको समझ में। अब इसी से कुछ यहाँ पर जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट उसे देखते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर सूक्ष्म वित्त यानी कि माइक्रो फाइनेंस, यानी कि आपको नाम से पता चल रहा है कि ये क्या होगा, ये छोटे लेवल पर यहाँ पर जो है दिया जाएगा। ठीक है, उसकी और कैटेगरी होती है, तो कुछ कैटेगरी के ऊपर में हम यहाँ पर जो है थोड़ी सी बातचीत भी कर लेंगे। सबसे पहले आपको यही समझना है माइक्रो फाइनेंस के बारे में। तो माइक्रो फाइनेंस जिसे कि हम माइक्रो क्रेडिट भी कहते हैं। ठीक है, दोनों एक ही बातचीत है। अगर आपके पेपर में माइक्रो फाइनेंस पूछा जाता है तो आप समझिएगा कि जो है ये यहाँ पर जो है माइक्रो फाइनेंस एक ही बातचीत है। यहाँ पर माइक्रो क्रेडिट पूछा जाए तो ये भी एक ही बातचीत है, और माइक्रो लोन पूछा जाए तो ये भी एक ही बातचीत है। ठीक है, यहाँ पर जो है इसके जो है 3 नाम है, आपको इन तीनों को जो है याद कर लेना है। ठीक है, तो ये होता क्या है, तो एक प्रकार की बैंकिंग सेवा है जो बेरोजगार या कम आय वाले व्यक्तियों या समूह को प्रदान की जाती है, जिसके पास जो है यहाँ पर वित्तीय सेवाओं तक जो है यहाँ पर ज़्यादा पहुँच नहीं होती। अब समझिए क्या होता है। देखिए, जो माइक्रो फाइनेंस है यानी कि ये जो छोटे छोटे जो लोन है ये ज़्यादातर दिए जाते हैं उन व्यवसाय को, यानी कि उन बिजनेसेस को जिनको क्या है यहाँ पर दूसरे जगह से लोन नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, यानी कि दूसरी जगह से इनको लोन नहीं मिल पा रहा, तो यहाँ पर इनको छोटे अमाउंट में जो है लोन दिया जाता है। तो अब ये लोन दिया क्यों जाता है, इसका जो मेन जो लक्ष्य है, इसका मेन लक्ष्य है व्यवसाय को आत्मनिर्भर बनाना। ऐसे मान के चलिए बेरोजगारी बहुत है भारत में। ठीक है, तो बेरोजगारी से निपटने के लिए यहाँ पर सबको नौकरी प्रोवाइड करवाना मुश्किल है। आपको पता ही है कितनी ज़्यादा बेरोजगारी है। तो लोग क्या कर सकते हैं, अपने छोटा छोटा जो धंधा है वो यहाँ पर अपना शुरू कर सकते हैं, छोटा छोटा जो बिजनेस है वो शुरू कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर जो है छोटे छोटे जो पैसे हैं लोन के रूप में यहाँ पर दिए जाते हैं माइक्रो फाइनेंसेस के अंदर में। ठीक है,
माइक्रो फाइनेंस पेशकशों में छोटे ऋण शामिल है। मैंने आपको बताया छोटे छोटे लोन दिए जाते हैं जिन्हें माइक्रो लोन भी कहा जाता है, ठीक है। तो इन तीनों नाम को भी याद रखना है आपको। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या आता है। आपने सुना होगा मुद्रा लोन के बारे में, ठीक है, यानी कि माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, ठीक है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पर, यह है यहाँ पर मुद्रा, ठीक है। तो इसमें कई प्रकार की कैटेगरी बताई गई है। मेन यहाँ पर 3 कैटेगरी है। तो उसी के अंदर में यहाँ पर जो लोन है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। सबसे पहले है यहाँ पर शिशु लोन, उसके बाद है किशोर लोन, और उसके बाद है तरुण लोन। नाम से पता चल रहा है शिशु मतलब सबसे छोटा, तो यहाँ पर ये है सबसे छोटा, इसमें जो पैसे हैं वो कम मिलते हैं। किशोर में उससे बड़े मिलते हैं और तरुण में सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो इसकी अलग अलग जो 3 कैटेगरी है वो बनाई गई है। सबसे पहले शिशु को समझते हैं। शिशु में आपको यहाँ पर मिलेगा 50,000 तक का लोन, ठीक है। 50,000 तक का लोन है। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे जो बिजनेसेस है उनके लिए ठीक है। उसके बाद क्या है, जो मीडियम हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि थोड़े बड़े, तो उनको यहाँ पर मिल जाता है 5 लाख तक का, यानी कि 50,000 से 5 लाख तक का लोन मिल जाता है। उसके बाद जो तरुण सबसे बड़ा वाला, इसमें क्या है 5 लाख से 10 लाख तक का मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप तीनों को समझ गए। सबसे पहले शिशु में 50,000, फिर बीच वाले में किशोर में 50,000 से 5 लाख, और तीसरे वाले में तरुण में 5 लाख से 10 लाख, ठीक है। तो इस टाइप की यहाँ पर कैटेगरी बताई गई है। और इसी टाइप की यहाँ पर जो बैंक को जो है वो भी दी जाती है, मतलब कि इसी हिसाब से उनको बताना भी होता है कि हमारा बिजनेस इतना छोटा है तो हमें इतने पैसों की ज़रूरत है, ठीक है, या इतना बड़ा है तो इतने पैसों की ज़रूरत है। या मान के चले कि आपको यहाँ पर जो है 7 लाख की ज़रूरत है, 2 लाख आपने अपने आप से जुगाड़ कर लिए है और 5 लाख की आपको ज़रूरत है, तो आप किशोर लोन जो है यहाँ पर ले सकते हो। तो इस तरह की जो कैटेगरी है वो यहाँ पर बनाई गई है, ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है ये है बैंक ओवरड्राफ्ट। इसे समझिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जो बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट है, इसमें क्या है, इसमें जो है लेन देन होती है, ठीक है। जैसे एक नॉर्मल जो लोन होता है, एक नॉर्मल लोन क्या होता है आप समझिए। जैसे मान के चलिए आपको 1 लाख का लोन चाहिए, ठीक है। तो आप बैंक के पास जाओगे, उन्हें बोलोगे कि 1 लाख का मुझे लोन चाहिए, तो वो आपको 1 लाख का लोन देंगे। इंटरेस्ट रेट जो है डिपेंड करता है 12%, 16%, जो भी है, वो आपको पूरा 1 लाख प्लस में 1 साल के लिए चाहिए, तो 1 साल का इंटरेस्ट जोड़कर आपके लिए EMI बना देंगे, ठीक है। नॉर्मल जो है वही लोन होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट भी एक तरीका का क्रेडिट लिमिट होता है, एक तरीके का आपका लोन होता है, लेकिन इसमें जो सिस्टम है वो अलग चलता है। अब वो अलग क्या चलता है उसे समझिए। देखिए, ये जो होता है, ये जो लोन होता है, ये खाता धारकों को दिया जाता है। खाता धारक का मतलब है जिनके पास उस बैंक में अकाउंट हो, ठीक है, उनको जो है यहाँ पर जो है दिया जाता है। अब ये किनको दिया जाता है, तो ये उन बिजनेसों को दिया जाता है जिनको जो है आपातकालीन स्थिति में पैसों की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि आपका जो है, आपको किसी बैंक से क्या लेना है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेनी है, तो आप अपने बैंक को कॉल करोगे कि मेरे को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चाहिए। आपका जो है आपको थोड़ा बिजनेस जो है छोटा मोटा शो करना होगा, ठीक है। शो करोगे तो उसको जो है आपको वहाँ पर जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाएगी। अब ये काम कैसे करता है, तो ये ऋण के लिए आवेदन करने के लिए ये जो है तेज प्रक्रिया है, यानी कि इसमें क्या है, जो प्रोसेस है वो तेज है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे जो कागज़ है, आपको बहुत सारे जो दस्तावेज है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और इस ओवरड्राफ्ट में क्या होता है, जो नॉर्मल लोन होता है ना, उससे जो इसका ब्याज दर होता है वो भी कम होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख कर मैं आपको बता देता हूँ कि ये काम कैसे करता है। देखिए, ये होता क्या है, जैसे नॉर्मल लोन में आप जितने अमाउंट का लोन ले रहे हो वो लोन आपके नाम पे दिया जाएगा, प्लस में जितने समय के लिए लिए जा रहे हो उसका इंटरेस्ट रेट उसमें शामिल करके EMI बना देंगे, सिंपल। लेकिन ओवरड्राफ्ट में क्या होता है, आपको एक लिमिट प्रोवाइड कर दी जाती है और आप जितना लिमिट बैंक से निकालते हो उतने पे ही आपको इंटरेस्ट लगता है। उसके बाद इंटरेस्ट और वो जो पैसे लिए हैं वो आप उनको दे दीजिए, ठीक है। मतलब सेम टू सेम यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा है, ये बिजनेसमैन को जो पैसों की ज़रूरत होती है। जैसे देखिए, बिजनेसमैन को कब काम आते हैं ये पैसे, मान के चलिए उसको ऑर्डर आ गया, ठीक है, उसको ऑर्डर आया 5 लाख रुपए का कोई जो है सामान बनाना है, तो अब उसके पास 5 लाख रुपए नहीं है, वो क्या करेगा, ओवरड्राफ्ट में से 5 लाख रुपए लेगा, उसके बाद सामान बनाएगा, उसके बाद जो है उसका वो सामान जो है डिलीवर हो जाएगा, तो वहाँ से उसको 7 लाख 8 लाख मिल जाएंगे, जिसमें से वो जो है अपना 5 लाख रुपए का जो है भर देगा जो सामान लिया था। तो उनके लिए ये ज़्यादा बढ़िया होता है। उदाहरण देखिए, मान के चलिए ओवरड्राफ्ट लिमिट आपको 10 लाख रुपए की मिली, यानी बैंक ने बोला है आपके सारे कागज वागज देखकर कि 10 लाख रुपए की हम आपको लिमिट दे देते हैं, लेकिन आपने उसमें से केवल 2 ही लाख निकाले, तो आपको कितने पे इंटरेस्ट देना होगा, सिर्फ 2 लाख रुपए पे आपको इंटरेस्ट देना होगा। बाकी के 10 लाख आपने निकाले ही नहीं, तो आपको उसका इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं, ठीक है। अब नॉर्मल क्या होता है, देखिए, जैसे नॉर्मल आपने जो है दूसरी जगह से 10 लाख रुपए का लोन ले लिया,
तो वो तो 10 लाख रुपए प्लस जितने समय के लिए लोगे वो सब फिक्स हो जाएगा, ईएमआई फिक्स हो जाएगी, सब कुछ फिक्स हो जाएगा। और मान के चलिए आपने जल्दी भरने की कोशिश की तो वहाँ पर भी आपको जो है क्लोजर चार्जेस लग जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको वहाँ पर लग जाएगी। लेकिन इसके अंदर में क्या होता है, जितना निकाला आपने उतने के ही यहाँ पर इंटरेस्ट लगेंगे। इंटरेस्ट जो है वो कम भी होता है और सुविधा भी होती है। वो इंटरेस्ट भी भर दो, 2 लाख रुपए भी भर दो, आपका दोबारा उतनी लिमिट मिल जाएगी आपको। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये ओवरड्राफ्ट होती है। आपको समझ में आ गया होगा ओवरड्राफ्ट का सारा सिस्टम, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर। ये देखिए ये है नगद कैश, यानी कि कैश क्रेडिट। सिंपल है ये। नगद ऋण एक प्रकार का व्यक्तिगत ऋण होता है, ठीक है। इसको क्या है, इनको व्यवसाय के लिए भी दिया जाता है, व्यक्तिगत तौर पर जो है इसको दिया जाता है। इसमें भी कम से कम दस्तावेज की जरूरत होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अल्पकालिक मिलता है, यानी ठीक है, यानी कि ये कम समय के लिए मिलता है आपको, ये ज़्यादा समय के लिए नहीं मिलता। यही मिलता है यहाँ पर 12 महीनों के भीतर जो है आपको जो लोन जो है ख़त्म कर देना है, ठीक है। और किसी चीज़ की आपको पूर्ति करनी है, जैसे मान के चलिए कुछ छोटा बिजनेस है आपको, उसके लिए आपको जो है अपना पूंजी लगानी है, किसी चीज़ की आवश्यकता है, तो उसका आप करिए जल्दी से, और यहाँ पर जो है अपना लोन जो है वो जल्दी से यहाँ पर चुका दीजिए कम समय में, अल्प विधि में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है यहाँ पर कैश क्रेडिट के अंदर में, ठीक है। इसके अंदर में क्या होता है, आपका जो पुराना इतिहास है, क्रेडिट इतिहास, यानी कि क्रेडिट स्कोर देखा जाता है कि आपने पिछले समय में जो लोन लिया था उस लोन को आपने कितने समय में यहाँ पर चुकाया है, लेट फीस लगी है आपकी नहीं लगी है, आपने टाइमली पेमेंट किया है या नहीं किया है। तो ये सभी चीज़ों को जो है यहाँ पर इसके अंदर देखा जाता है, ठीक है। आपको आ गया समझ में। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं गिरवी रखना, ठीक है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, जिस तरीके से इसका जो है नाम सुनाई दे रहा है गिरवी रखना, उसी तरीके से ये काम भी करता है, ठीक है। गिरवी रखने से हमारे मन में कैसी जो इमेज है वो क्रिएट होती है। जैसे मान के चलिए कि मैंने आपको बोला गिरवी रखना, ठीक है, तो इससे हमें ये इमेज मिलती है कि हमने कोई जो सामान है उसको गिरवी रखा, प्लस में उसके बाद क्या, उसके बदले हमें पैसे मिल गए। तो सेम यही होता है, गिरवी रखने में क्या होता है, मॉर्गेज लोन वह लोन होता है जिसमें हम अपनी संपत्ति के ऊपर लोन लेते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए आपका घर है, ठीक है, उस घर के पेपर्स जो है आपने बैंक के पास जमा करवा दिए, उसके बाद जो है उस बैंक से आपको लोन मिल गया, और आप इंटरेस्ट जो भी उसकी ईएमआई बनी है वो ईएमआई आप उसको पे करते रहिए। मान के चलिए आपने ईएमआई पे नहीं किया, ठीक है, तो वो आपके लोन पे यहाँ पर वो आपके घर पे यहाँ पर कब्जा कर लेंगे, ठीक है। यही होता है गिरवी रखना। जैसे मान के चलिए गोल्ड लोन में क्या होता है, गोल्ड लोन जो है इसके अंदर में जो कम इंटरेस्ट लगता है। आपको मान के चलिए यहाँ पर जो है आपके पास गोल्ड है, ठीक है, मान के चलते हैं यहाँ पर आपके पास जो है 100 ग्राम गोल्ड है। 100 ग्राम गोल्ड लेकर गए आप यहाँ पर किसी कंपनी में जहाँ पर गोल्ड लोन मिलता है, आपने उसको दिए। अब आपको क्या है, उनके पास जो है सिक्योरिटी हो गई आपका गोल्ड, तो आपसे इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। और जो है आपको जो है इंटरेस्ट भरना है, ठीक है, और आपने इंटरेस्ट भर के और जो है आप जब भी पैसे आपके पास हो जाएंगे, जितने आपने लिए उतने दे दो तो आपको गोल्ड वापस मिल जाएगा। आपने अगर नहीं भरे, ठीक है, तो आपका गोल्ड जो है उनका हो जाएगा, फिर वो गोल्ड को बेच देंगे, उसको उसकी वो कर देंगे जो है उसकी बोली लगाएंगे, और जितने भी उनका गोल्ड चला जाता है वो अपने पैसे वसूल कर लेंगे। सेम यहाँ पर गिरवी रखने वाले में सिस्टम में होता है, जिसमें एक व्यक्ति अपनी संपत्ति के बदले, संपत्ति कुछ भी हो सकता है, पर घर हो सकता है, ठीक है, वित्तीय संस्थान के पास जाता है, यानी कि बैंक के पास जाता है और वहाँ पर गिरवी रख देता है, और कुछ राशि, जो भी राशि वो लेना चाहता है लोन का, वो वहाँ से ले लेता है, ठीक है। लोन की राशि का भुगतान करने पे आपको अपनी संपत्ति वापस मिल जाएगी। और मान के चलिए आपने जो है लोन का भुगतान नहीं करा, तो क्या है, इसमें जो है आपको वो जो संपत्ति है वो नीलाम हो जाएगी, ठीक है। इसे बंधक ऋण भी कहा जाता है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूँ। मान के चलिए होता क्या है, आपका एक घर है, ठीक है, आपको पैसों की यहाँ पर ज़रूरत पड़ी, आपने क्या किया, इस घर को गिरवी रख दिया बैंक के पास, बैंक के पास गिरवी रख दिया। अब क्या है, बैंक के पास आपका घर का कागज चला गया, यानी कि ये घर जो है आप जिसमें रह रहे हो ये बैंक का हो गया। अगर आपने सारी ईएमआई सही से दी और सब कुछ उनका चुका दिया, तो वो घर के कागज़ आपको वापस कर देंगे। लेकिन मान के चलिए आपकी स्थिति नहीं है देने की, कोई दिक्कत आ जाती है, नहीं भर पाते हो, तो वो घर बैंक का हो गया। वो जो बैंक क्या करेगा, उस घर को अपनी वेबसाइट पे डाल देगा, वेबसाइट पे डाल देगा। मान के चलिए आपके घर की 22 लाख रुपए कीमत लगी है, ठीक है, 20 लाख रुपए 22 लाख रुपए जितनी भी लगी, तो अपनी वेबसाइट पे डाल देगा कि ये जो घर है हम 20 लाख रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है। वो जो है कोई खरीद लेगा आपका घर, और बदले में बैंक को पैसे दे देगा, क्योंकि बैंक को अपने पैसे निकलवाने हैं, ठीक है। तो आपकी जो महंगी चीज़ है उसको सस्ते में वो नीलाम कर देगा। तो इस टाइप की चीज़ें होती है, इसे बोलते हैं यहाँ पर गिरवी रखना, मॉर्गेज, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ये है यहाँ पर रिवर्स मॉर्गेज। तो रिवर्स मॉर्गेज क्या होता है दोस्तों, जैसे अभी हमने मॉर्गेज में पढ़ा सीधा सीधा, उसमें हमने क्या पढ़ा कि भाई एक संपत्ति है, वो जो संपत्ति है उसको बैंक के पास रखो,
और अगर आपके पास पैसे हो जाते हैं और बैंक को वापस कर दोगे तो वो आपको बदले में आपका जो घर है वो जो है वापस कर देगा। रिवर्स मॉर्गेज पढ़ते हैं, इसमें क्या होता है, एक प्रकार का ऋण होता है जो विशेष रूप से धन की आवश्यकता वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए होता है। देखिए ज़्यादातर जो है ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये 60 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए बढ़िया होता है, ठीक है, जिनके पास यहाँ पर अपनी संपत्ति है, ठीक है। तो संपत्ति के बदले वो ऋण प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर बैंक जो है यहाँ पर पैसे देता है बंदे को जिसने जो है यहाँ पर रखा है, ठीक है। तो बैंक एक निश्चित अवधि के लिए, यानी कि एक जो है वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि एक निश्चित अवधि तक समय समय पर अपनी संपत्ति के बदले उसको जो है धनराशि मिलेगी। यानी जिस घर में वो रहता है वो घर उसने दे दिया बैंक को, ठीक है, उस प्रॉपर्टी के बदले, और उसके बाद क्या है, बैंक उसको वहाँ पर धनराशि देगा। तो बैंक जो होता है वो उधारकर्ता को, यानी कि अगर आपने दिया है तो आपको समय समय पर यहाँ पर पैसे का भुगतान करता रहेगा। इसे हम रिवर्स मॉर्गेज जो है कहते हैं, ठीक है। आगे आपको समझ में, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। तो इस वाले टॉपिक को देखते हैं। देखिए, बैंकिंग में नई प्रौद्योगिकियाँ और पहल, यानी कि बैंकिंग में यहाँ पर जो टेक्नोलॉजीज़ है हम उसकी यहाँ पर जो बातचीत है वो करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, बैंकिंग में आपने सुना होगा यहाँ पर कैशलेस लेन देन, ठीक है। कैशलेस लेन देन वो होता है जिसमें यहाँ पर जो है लेन देन तो होता है लेकिन उसमें कैश की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये यहाँ पर कैसे होता है। भुगतान जो है वो हार्ड कैश के उपयोग के बिना यहाँ पर जो स्वीकार जो है वो किया जाता है, यानी कि जो पैसे होते हैं वो आपके फिजिकल पैसे नहीं होते, वो यहाँ पर आपके डिजिटल पैसे होते हैं, ठीक है। इसमें क्रेडिट कार्ड हो गया आपका, डेबिट कार्ड हो गया आपका, चेक हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, एनईएफटी हो गया, आरटीजीएस हो गया। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको यहाँ पर जो है एक एक करके बताता हूँ पहले सबके बारे में, ठीक है। क्रेडिट कार्ड जो है यहाँ पर क्या होता है, क्रेडिट कार्ड में आपको क्रेडिट जो है लिमिट मिल जाती है। एक कार्ड जैसे कि एटीएम कार्ड की तरह ही होता है वो, ठीक है। तो उसमें आपको क्रेडिट लिमिट मिल जाती है, आपकी 25,000 हो सकती है, 30,000 हो सकती है, 50,000 हो सकता है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कितना भी हो सकता है, ठीक है। आप उसको यूज़ करोगे, उसके बाद जो है आपको एक टाइम मिलेगा, कितने टाइम तक अगर आपने उसकी पेमेंट कर दी तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वहाँ पर नहीं मिलेंगे। और अगर किसी के साथ उस कार्ड का टाइप है, टाइप कर रखा है, तो वहाँ पर जो है आपको उसमें रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलेंगे। क्रेडिट कार्ड का समझ में आ गया। डेबिट कार्ड आपको पता ही है, नॉर्मल एटीएम कार्ड। चेक भी आपको पता ही है, अमाउंट भरते हैं और वहाँ से जो है चेक जिस बंदे को देते हैं उसके अकाउंट में यहाँ पर पैसे चले जाते हैं। डीडी मतलब कि डिमांड ड्राफ्ट, ये बनता है, इग्नू वाले बच्चों को पता होगा, ठीक है। एनईएफटी और आरटीजीएस, इसमें क्या करते हैं, इन दोनों को हम इंटरनेट बैंकिंग, जो भी हमारे बैंक वाले होते हैं वो हमें यहाँ पर जो है प्रोवाइड कराते हैं ये सर्विसेज, और इसके थ्रू जो है हम मैक्सिमम पैसे भेज पाते हैं। जैसे मान के चलिए कि यूपीआई से आप 1 ही लाख रुपए भेज सकते हो, लेकिन इससे जो है आप ज़्यादा पैसे भेज सकते हो, 5 लाख, 10 लाख, ठीक है। तो ये सुविधाएं होती है। तो ये जो तरीका होता है ये अपनी नई टेक्नोलॉजी है बैंकिंग के क्षेत्र में, जिससे हम क्या है कि हार्ड जो हमारा कैश होता है, जो हमारा नगद पैसा होता है, उसके बिना भी हम पैसों को इधर से उधर जो है वो भेज सकते हैं, ठीक है। भुगतान के माध्यम से किया गया भुगतान शामिल है, इसमें नकदी की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। नकदी को जो चीज़ें हैं ये दूर करती है। अगर इस चीज़ को यहाँ पर बढ़ावा मिलता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है कैश का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वो यहाँ पर बढ़िया होगा, सरकार को फ़ायदा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है क्योंकि सरकार को ज़्यादा जो नोट्स है वो प्रिंट नहीं करने पड़ते हैं, ठीक है। और वैसे भी ये सुविधाजनक है क्योंकि आप देख सकते हो अगर लोग जो है ज़्यादा इन सब ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल करेंगे तो बैंक में नहीं जाएंगे बंदे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। इसमें डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट जैसी प्लास्टिक मनी भी उपलब्ध है, ठीक है। तो इसमें जो है प्लास्टिक मनी इन्हें बोला जाता है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को, ठीक है। वॉलेट वगैरह जो होता है इन सबको यहाँ पर प्लास्टिक मनी बोला जाता है क्योंकि वो पैसा तो है आपका क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, लेकिन वो कैश नहीं है, वो आपका प्लास्टिक के फॉर्म में है, ठीक है। हम सभी को ये जानकर तसल्ली होती है कि हमारे बटुए में नकदी है। अब देखिए आपके पास जो है एटीएम कार्ड होता है या क्रेडिट कार्ड होता है, तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे जेब में पैसे भरे पड़े हैं, मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। और कैश नहीं होता फिर भी हमें लगता है कि हाँ हमारे जेब में पैसे तो हैं, ठीक है। यही वाली बातचीत है। क्यूआर कोड के बारे में आप सभी को पता ही होगा। क्यूआर कोड जो है उसको आप स्कैन करते हो और जिस भी बंदे को पैसे देना है उस बंदे को आप जो है ट्रांसफ़र कर देते हो, ठीक है। नॉर्मल दुकानों पे होता है, ठीक है। फ़ोन पे, गूगल पे से आप उसे स्कैन करते हो और जो है वहाँ पर वो आपका जो पैसा है ट्रांसफ़र हो जाता है उस बंदे के अकाउंट में, आपके अकाउंट से निकल के, ठीक है, ठीक है। क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, तो ये हमने समझ लिया। यहाँ पर क्यूआर कोड कैसा होता है आपको पता ही है, वो स्क्वायर सा होता है, ठीक है। और जिसमें जो है काले वर्ग का पैटर्न बना होता है उसके अंदर में, और स्मार्टफोन के कैमरे से जो है जब भी हम फ़ोन पे या गूगल पे की ऐप खोलते हैं तो हमारा स्मार्टफोन का जो कैमरा है
वो ऑन हो जाता है। उसके बाद वो उसको स्कैन करता है, उसके बाद जो है हमें उसमें अमाउंट डाल के अपना यूपीआई पिन जो है वो एंटर करना होता है। उसके बाद यहाँ पर ट्रांजेक्शन जो है वो हो जाती है। ठीक है, सिंपल। आपको ये सारी जो बातें हैं नॉर्मली ये सब तो आपको पता ही होगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि हमारे जो बैंकिंग क्षेत्र में जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है उसका कैसे यहाँ पर जो है भूमिका जो है वो यहाँ पर निभा रही है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर होती है। इसी को हम यहाँ पर कैशलेस बैंकिंग बोलते हैं। ठीक है, बताया मैं आपको, कैशलेस लेन देन। ठीक है, कैशलेस बैंकिंग यानी कि हम यहाँ पर पैसे जो है भेज रहे हैं, लेकिन इसमें हमें कैश की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ रही है। आगे आपको समझ में। ई बैंकिंग, ई बैंकिंग का मतलब दोस्तों इसको हम ई बैंकिंग बोल सकते हो आप, या आप इसे इंटरनेट बैंकिंग भी कह सकते हो, क्योंकि हम इसको जो है यूज़ करते हैं वो इंटरनेट की वजह से करते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है जो कि बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान के ग्राहकों को वित्तीय संस्था की जो है यहाँ पर फैसिलिटी उपलब्ध कराती है वेबसाइट के माध्यम से। ठीक है, और आप यहाँ पे पैसों से रिलेटेड लेन देन भी जो है वो कर सकते हो, और एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में यहाँ पर पैसे जो है भेज सकते हो। ठीक है, तो इंटरनेट बैंकिंग कैसे यूज़ करते हैं, जैसे मान के चलिए आपका जो है यहाँ पर जो है पीएनबी में अकाउंट है या एसबीआई में अकाउंट है, तो आप डायरेक्ट वहाँ पर जो गूगल पे सर्च करोगे एसबीआई या तो पीएनबी, आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओगे, और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद ही आपको यहाँ पर कोने में जो है यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पर आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको एक डैशबोर्ड मिल जाएगा पूरा का पूरा, उसमें आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हो, किसी बंदे को आप यहाँ पर पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, आप अपना जो है पासबुक देख सकते हो, यानी कि पासबुक की तरह ही आपका हिस्ट्री खुल जाएगा, आपके कितने पैसे आए हैं, कहाँ से आए, ये सारी डिटेल आपको जो है यहाँ पर ई बैंकिंग में देखने को मिल जाती है, जो कि आप यहाँ पर वेबसाइट के जरिए एक्सेस करते हो, बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया। उसके बाद है मोबाइल बैंकिंग। तो जिस तरीके से आप जो है यहाँ पर ई बैंकिंग में वेबसाइट के थ्रू अपनी जो चीज़ें हैं वो मैनेज करते हो, पैसे भेजते हो, बैंक बैलेंस चेक करते हो, सेम यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग में मोबाइल ऐप के थ्रू होता है। ठीक है, आपका कोई भी मोबाइल हो, चाहे वो एंड्रॉयड हो या iOS हो, तो उसके थ्रू क्या है, उसकी ऐप आती है आपके बैंक की ऑफिशियल ऐप। तो आप जब अपने मोबाइल में उस ऐप को यहाँ पर डाउनलोड कर लोगे आपके डिवाइस में, चाहे वो डिवाइस किसी भी जो है सिस्टम पे रन कर रहा हो आपका, ठीक है, एंड्रॉयड वाला हो या iOS वाला हो, उसमें आपका जो यहाँ पे रन कर रहा है, तो आप उसकी जो डाउनलोड करोगे ऐप, उसके बाद जो है आप जो है उसमें अपना यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह बनाओगे, तो आप सारी चीज़ें जो वेबसाइट से कर पाते थे वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर अपने मोबाइल ऐप से भी कर सकते हो, इसलिए इसको यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग जो है कहा जाता है। इसमें आपको कई प्रकार की जानकारी मिल जाएगी आपके खातों से संबंधित। ठीक है, और जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो अपने मोबाइल में, और इसके ज़रिए आप जो है लेन देन भी कर सकते हो, काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आप कर सकते हो। ठीक है, तो आगे आपको यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग समझ में। इसके बाद जो है हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर में यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, इसे समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, इसको बोलते हैं ECS। ठीक है, जब ये ECS यहाँ पर जो है इनेबल कर दिया जाता है तो इससे फ़ायदा क्या होता है, देखिए इससे फ़ायदा होता है एक निश्चित समय में आपके जो पैसे हैं, एक निश्चित अमाउंट एक निश्चित समय में आपके अकाउंट से कटकर दूसरे के अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो है इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है। जैसे मान के चलिए आप SIP कराते हो। ठीक है, तो SIP कराते हो तो आपको पता है कि आपने जो है SIP कराते समय कौन सी डेट को सिलेक्ट किया। जैसे मान के चलिए आपने 5 तारीख को ये कहा है कि मेरी SIP हो जानी चाहिए, तो आपका जो डेट है वो यहाँ पर कंफर्म हो गया 5 तारीख। उसके बाद जो है कितना अमाउंट भी आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। जैसे मान के चलिए 500 रुपये या 5000 रुपये, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो आपने सेलेक्ट किया। अब 5 तारीख को 5000 रुपये या 500 रुपये जितना आपने सेलेक्ट किया है वो आपका जो है यहाँ पर कट जाएगा और वहाँ पर जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा जाके। ठीक है, अब ये चीज़ कहाँ पर और लागू होती है, ये लागू होती है जैसे मान चलिए आपने लोन लिया है। ठीक है, तो आपने लोन लिया है तो उसकी EMI कटनी है, तो आपके अकाउंट से पैसे कट के उसके अकाउंट में चले जाएंगे, लेंडर के अकाउंट में जिसने आपको पैसे दिए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, वो यहाँ पर ECS को जो है यहाँ पर इनेबल कर देते हैं। ठीक है, और वहाँ पर आप फॉर्म भी भरोगे, ECS का इनेबल हो जाएगा, आप ही कर सकते हो उसे। ठीक है, तो वो आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पर जो है एक निश्चित समय पर एक निश्चित अमाउंट आपके अकाउंट से कट के दूसरे बंदे के अकाउंट में यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, SIP के समय भी यही होता है सेम, और यहाँ पर जो है आपका जब लोन ले रखा है तब भी यही होता है। ठीक है, तो महीने की एक निश्चित तारीख को यहाँ पर चला जाता है। ठीक है, और भी चीज़ों में आप कर सकते हैं इसको। टेलीफोन का बिल वगैरह भरना है आपको, तो आपने अगर उसमें ECS इनेबल कर रखा है तो जब भी आपका बिल खत्म होने वाला होगा तो अपने आप ही रिचार्ज हो जाएगा। कई सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है, लेकिन मेनली मैंने आपको बताया ये किया जाता है
लोन के समय में ही, ठीक है। किसी ने अगर अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया है और अगर उसने लोन ले रखा है तो वो जानता होगा इस चीज़ को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको समझ में आ गया ECS पूरा। उसके बाद समझिए यहाँ पर स्मार्ट कार्ड। तो स्मार्ट कार्ड क्या होता है दोस्तों? स्मार्ट कार्ड यही है अपना जो अपने कार्ड्स होते हैं, ठीक है, डेबिट कार्ड वगैरह हो गया। तो स्मार्ट कार्ड क्या होता है, जो है बंदे को यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाता है, ठीक है। स्मार्ट कार्ड क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सुरक्षित होता है, ठीक है। ये जो अपने कार्ड है ये सुरक्षित होते हैं। जैसे मान के चलिए आपका क्रेडिट कार्ड है, तो अगर इससे कोई भी फ्रॉड हो जाता है तो आपको, अगर आप एक निश्चित समय में ये सारी जो जानकारी है ये दे देते हो जाके अकाउंट वालों को, तो वहाँ पर क्या है वो उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। क्योंकि उसमें क्रेडिट कार्ड वगैरह में आपको क्या होता है, आपको इंश्योरेंस भी मिलता है आपके पैसों के ऊपर में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। जो एक कार्ड धारक होता है ना, उसको यहाँ पर अपनी कुछ चीज़ें जो है वो रखनी होती है। जैसे कि आपको जो है उसका पिन कोड वगैरह जो होता है वो आपको यहाँ पर जो सुरक्षित रखना होता है। आपके जो डाटा होते हैं वो सारे उसमें इस्तेमाल जो है किए जाते हैं, ठीक है। इस स्मार्ट कार्ड के जरिए आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर भुगतान कर सकते हो, ठीक है। और जो है बैंक जो है ये आपको जारी करवाएगा यहाँ पर, चाहे वो डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो। ये जो कार्ड होते हैं स्मार्ट कार्ड, ये आपको बैंक जो है यहाँ पर देता है। और जैसे जो है ATM कार्ड है वो आपको सबको मिल जाता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड है वो आपके यहाँ पर हिस्ट्री वगैरह और आपकी इनकम के आधार पर मिलता है। और उसमें आपके इनकम के अकॉर्डिंग ही आपका जो लिमिट है उसको यहाँ पर तय किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आगे आपको स्मार्ट कार्ड का भी पूरा समझ में। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग की हम पहले ही बात कर चुके हैं। अभी मैंने आपको बैंकिंग के जो अंदर टॉपिक था उसी के अंदर मैंने आपको इंटरनेट बैंकिंग बता दिया, ठीक है। तो इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है, वही होता है इंटरनेट बैंकिंग, जिसे ऑनलाइन बैंकिंग भी कहा जाता है, बैंकिंग भी कहा जाता है, वर्चुअल बैंकिंग भी कहा जाता है। देखिए ये इतने सारे नाम हैं, ये आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग हो गया, ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, वर्चुअल बैंकिंग हो गया, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जो है वो किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। अगर आपको सारे इसमें से नाम याद है तो आप बहुत अच्छे से वहाँ पर जो है लिख सकते हो, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है जो किसी बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान के ग्राहकों को जो है वेबसाइट के जरिए से यहाँ पर लेन देन की जो सुविधा है वो उपलब्ध कराती है कि जो बंदा है, जो ग्राहक है, वो अपना जो अकाउंट है उसको एक्सेस कर सकता है यहाँ पर किसी वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। वेबसाइट के थ्रू एक्सेस करने के लिए आपको इंटरनेट चाहिए, तो इसलिए इसका जो नाम है वो यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग है, ठीक है। तो वेब आधारित बैंकिंग यानी कि वेबसाइट आधारित यहाँ पर जो है बैंकिंग है। ये बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली एक ये सहायता है जिससे जो खाता धारक है, यानी खाता धारक यानी कि हम लोग जिनका अकाउंट है उस बैंक में, वो यहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज ले सकते हैं। देखिए इंटरनेट बैंकिंग बढ़िया चीज़ है, मस्त, क्योंकि इससे आप कई सारी जो सुविधाएं वो ले सकते हो। इंटरनेट के माध्यम से अपनी रिकॉर्ड की जानकारी ले सकते हो कि आपके अकाउंट में कितने पैसे आए हैं, तो कहाँ से आए हैं, ठीक है। उसमें वहाँ पर लिखा भी रहता है कि जो है इस कंपनी से या यहाँ से आपके पैसे आए हैं, पैसे कटे हैं तो किस लिए कटे हैं। बहुत सारे आपने देखा होगा चीज़ें जो आपके अकाउंट से आपको पता नहीं होता और जो बैंक है वो काट लेता है, अलग प्रकार की चीज़ें होती है। तो अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो आप चेक कर सकते हैं कि वो किस चीज़ के पैसे कटे। हो सकते हैं कि आपने जो वो ले रखा है क्रेडिट कार्ड, उसकी एनुअल फीस कटी हो, कई सारी चीज़ें हो सकती है। हो सकता है आपने मिनिमम बैलेंस उसमें रखा ना हो तो उसके पैसे कट गए हो, तो वो आपको जो यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए आपको कुछ ऑर्डर करने से आपका चेकबुक भर गया, चेकबुक भर गया तो उसके दो ऑप्शन है। सबसे पहले ऑनलाइन में क्या करोगे, आप इंटरनेट बैंकिंग में जाओगे, वहाँ पर अप्लाई चेकबुक पे क्लिक करोगे और वहाँ पर जो कितने पेज का चेकबुक चाहिए वो डाल के सबमिट कर दोगे तो आपका चेकबुक घर पे आ जाएगा। दूसरा तरीका है ऑफलाइन तरीका। ऑफलाइन तरीके में क्या, आप वहाँ जाओगे जो है ब्रांच में जाओगे, अपने होम ब्रांच में, वहाँ पर होम ब्रांच में जाने के बाद वहाँ पर फॉर्म भरोगे, फिर वहाँ पर जो सारी चीज़ें होंगी। तो इंटरनेट बैंकिंग अगर आपको आता है तो आपका काफ़ी जो समय है वो इंटरनेट बैंकिंग यहाँ पर बचा देता है, ठीक है। उदाहरण के लिए आप बिल का भुगतान भी कर सकते हो और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपको इंटरनेट बैंकिंग में देखने को यहाँ पर जो है वो मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा टॉपिक है घर से बैंकिंग यानी कि होम बैंकिंग, तो ये क्या है, ये बताया गया है, इसके अंदर सारे अपने बैंकिंग को शामिल कर दिया गया है। जैसे अभी हमने जो भी बैंकिंग पढ़े हैं वो, यानी कि वो बैंकिंग जो आप अपने घर से एक्सेस कर सकते हो। आपको बैंक नहीं जाना पड़ेगा, आपको मतलब अपने ब्रांच नहीं जाना पड़ेगा, होम ब्रांच नहीं जाना पड़ेगा। उसके स्थान पर आप घर से ही बैंकिंग की सुविधा जो है वो ले सकते हो, ठीक है। होम बैंकिंग में सारी चीज़ों को शामिल कर दिया है, जैसे कि मोबाइल बैंकिंग को शामिल कर देते हैं, वेब बैंकिंग को शामिल कर दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। मेल द्वारा बैंकिंग को शामिल कर दिया जाता है। तो इन सभी को जब हम आपस में मिला देते हैं यहाँ पर, तो ये अपना होम बैंकिंग जो है बन जाता है। सिंपली आपको समझना है, होम बैंकिंग का मतलब है अपने ब्रांच की जगह अपने घर से ही अपनी सारी फैसिलिटी का इस्तेमाल करना, ठीक है। इससे आपकी समय की बचत होती है और जो है बाहर भौतिक जोखिमों को कम करने के लिए जो है यहाँ पर ये होम बैंकिंग का जो इस्तेमाल है वो किया जाता है। और होम बैंकिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है क्योंकि आपका ये समय
और पैसा जो है यहाँ पर दोनों बचाता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपका अकाउंट होम ब्रांच बहुत दूर है, ठीक है, आपको उसको वहाँ पर विजिट करने के लिए आपको अपना समय भी निकालना पड़ेगा, और जो है आपके जाने आने का खर्चा है वो भी आपका लगेगा। तो यहाँ पर जो होम बैंकिंग उन सभी चीज़ों को बचा लेता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर आपका यहाँ पर जो है ख़त्म हो गया, और जो है नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें जो हम यहाँ पर अलग यूनिट की जो है हम यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आ गया तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।